चलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि भाई एक प्रयोग किया है कि भाई एक परख नली में 1 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड और कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि HCl डाला। ठीक है, ये दोनों को आप मिक्स करोगे तो कोई एक गैस बाहर आ रही है, और वो कौन सी गैस है आप जानते हो? वो गैस है हाइड्रोजन। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। तो इस प्रयोग में ये स्पष्ट होता है कि अगर जल की उपस्थिति है तो HCl में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ वो उत्पन्न होता है, और अगर जल की अनुपस्थिति है तो HCl अणुओं से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर H+ आयन उत्पन्न करना है तो जल की उपस्थिति होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि भाई HCl + H2O तो बन रहा है H3O+ और +Cl-। ठीक है, हाइड्रोजन आयन है H+, वो कभी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर वो पानी के साथ मिल जाए तो पानी के साथ वो रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वा या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। देखो, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी के साथ तो अभिक्रिया करके ही रहेगा। इसलिए हम H+ एक्वा मतलब पता ही है, जलीय, या तो हाइड्रोनियम H3O+, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो देखो H+ + H2O पानी के साथ मिल गया तो बन गया H3O+। ठीक है, और दूसरी बात ये भी देखिए कि भाई अम्ल है वो जल में H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। चलो, तो कुछ क्षारक को अगर हम जल में घोले तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होती है। जैसे अभी हमने अम्ल के बारे में तो डिस्कशन किया कि भाई H+ आयन उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर क्षारक को पानी में घोला जाए तो क्या होता है। देखो, सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पानी में घोला तो उसमें Na+ और OH- आयन उत्पन्न हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको पानी में घोला गया तो K+ और OH-। ठीक वैसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको पानी में डाला तो Mg+2 और OH-। यानी कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल है वो जल में H3O+ या तो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और क्षारक वो जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं हम? क्षार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई अम्ल को पानी में घोला जाए तब क्या उत्पन्न होता है, और क्षारक को पानी में घोला जाए तब क्या होता है। चलो, अब आगे। अब जैसे अम्ल और क्षारक को पानी में घोला गया, ठीक वैसे ही अगर अम्ल और क्षारक
ये दोनों की अभिक्रिया की जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वे अम्ल और क्षारक दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को आप तन्नुकरण कह सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप उदासीनीकरण, तन्नुकरण नहीं, उदासीनीकरण। अगर आपको पूछा जाए कि वह उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। ओके, चलो यहाँ पे देखो एक क्रियाकलाप दिया है कि भाई थोड़ा पानी लीजिए 10 ml, उसमें कुछ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालो और धीरे धीरे घुमाओ। फिर उसके जो आधार है बीकर के, उसको स्पर्श करोगे आप तो वो कैसा होगा, गर्म लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो ऊष्माक्षेपी होते हैं। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्माक्षेपी यानी कि गर्म होता है, ठीक है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी जो ऊर्जा को खींच लेता है, और ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊर्जा को बाहर निकालता है, ठीक है। चल अब आगे, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ये आपने देखी, क्योंकि जल में अगर अम्ल और जल, क्षारक और जल, उसके बीच अभिक्रिया होगी तो ऊष्माक्षेपी होती है। अब दूसरी बात हमें कही गई है कि भाई जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 या तो फिर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, वो दोनों जब मिलाओ, ऐसे कई सांद्र और भी अम्ल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 दिए गए हैं कि भाई नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे आप जल में मिलाने जाओ तो थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, और आपको ये जो अम्ल है उसको धीरे धीरे जल को धीरे धीरे डालकर जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सांद्र अम्ल अगर जल में मिले, ठीक है, तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसके कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है उभरे की तरह, और वो सांद्र है इसलिए बाहर अगर आएगा तो आपका हाथ जल भी सकता है, ठीक है। और उसके साथ ही अगर अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में जो हम कांच का यूज कर रहे हैं वो भी टूट सकता है। अब देख रहे हो भाई कितना सांद्र है वो। जो एसिड अटैक हुए थे वो कौन से एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, सांद्र होते हैं। और सांद्र अम्ल अगर हमारी बॉडी पर कहीं भी गिरा तो वहाँ हम जल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ज़्यादा अगर गर्म हो गया तो वो टूट भी सकता है कांच वाला, ठीक है। और ऐसे जो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो, ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल हो, तो उस पर आपको फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हो त्रिभुज जैसा, ऐसी चेतावनी दी गई है। देखो वहाँ पे हाथ जलने का चिन्ह दिखा रहा है, ठीक है। तो इस चेतावनी की मदद से आपको ये जानना है कि भाई जब भी आप इसमें जल या तो जल में ये सांद्र अम्ल मिलाओ कोई भी, तो सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जल में अम्ल या तो क्षारक, वो दोनों को मिलाने पर आयन की सांद्रता, चाहे वो H3O+ हो या तो OH- हो, उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी तो
आ ही जाती है और इस प्रक्रिया को तन्नुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तन्नुकृत होते हैं। अगर सांद्र अम्ल है या तो सांद्र क्षारक है, उसको तन्नु में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? पानी डाल दोगे। ज़्यादा पानी डालते जाओगे तो H3O+ या तो OH की सांद्रता कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी फिर तो वो कैसे हो जाएंगे? तन्नु, यानी कि तन्नु HCl या तो तन्नु H2SO4। ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। देखो, इस टॉपिक में आपको अगर कोई IMP जैसा सवाल है तो वो है उदासीनीकरण। ठीक है। और उसके जो भी समीकरण है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल या तो क्षारक का आप अगर विलयन करोगे तो वो कितने प्रबल होते हैं। ठीक है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर आपको कोई भी चीज़ या तो कोई भी लिक्विड हो वो अम्ल है या तो क्षारक है, वो जांच करने के लिए हम लिटमस पत्र का यूज़ करते थे। या तो मिथाइल ऑरेंज हो, ऐसे कई सूचकों का उपयोग करके हम अम्ल एवं क्षारक में कितना अंतर है वो जानते थे। ठीक है। और अभी पिछले टॉपिक में ही हमने पढ़ा कि भाई H+ अथवा OH आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना और तनुकरण के बारे में, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हम क्या किसी विलयन में आयन कितने हैं या तो आयन की कितनी उपस्थिति या तो आयन की कितनी संख्या है, क्या वो जान सकते हैं? वो विलयन जो बना वो प्रबल बना कि निर्बल, क्या वो जान सकते हैं? ठीक है। तो इससे जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, उसका उपयोग करके अज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। याद रखना, किसी भी विलयन में H+ की सांद्रता अगर जांच करनी है तो उसके लिए एक स्केल यानी कि pH स्केल वो विकसित किया गया है। और इस pH में P है वो सूचक है, पुसांस यानी कि पोटेंस जो एक जर्मन शब्द है और उसका अर्थ होता है शक्ति। और इस pH स्केल से 0 से 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं आप देख रहे हो फिगर में कि भाई 0 से लेकर 14 तक, ठीक है, वहाँ तक आप pH को ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें जो भी नंबर दिए हैं 0 से लेकर 14 तक, वो सभी नंबर कितना अम्ल और क्षारक प्रबल है, कितना निर्बल है, वो सब दिखाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं